कहते हैं ज़िंदगी में सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो है मार्गदर्शन, क्योंकि मार्गदर्शन जो सही तरीके से हमें मिल जाए वही व्यक्ति को सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाती है। नमस्कार जौहार, मैं रूपाली दास स्वागत करती हूं आप सभी का दूरदर्शन के कार्यक्रम और भी है राहें में। इस कार्यक्रम में हम अपने दर्शकों को विभिन्न विषयों में या कोर्स में किस तरह एडमिशन कराएं या फिर किस तरीके से करियर बनाएं, इससे संबंधित जानकारी देते हैं। आज और भी है राहें के अंक में हमारा विषय है एंथ्रोपोलॉजी में करियर की संभावनाएं। इस विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साधन कुमार मुर्मू, जो गौसना कॉलेज में एंथ्रोपोलॉजी विभाग के एचओडी हैं। दूरदर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मुर्मू। थैंक यू, धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो क्या है। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानव विज्ञान। जी। मानव का विज्ञान की बातें हैं और इसमें हम लोग देखते हैं मनुष्य का सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई, जी। फिर अलग अलग प्रिमिटिव एज की बातें, पुरातन जीवन मनुष्य का, संघर्षों का जीवन, शिकार का जीवन, पशुपालन का जीवन, कृषि का जीवन, और हर युगों में मनुष्य कुछ ना कुछ विकास करते आया है। क्योंकि बहुत संघर्ष का जीवन था, लेकिन मनुष्य के अंदर ईश्वर ने या प्रकृति ने एक दिमाग दिया है जिसके चलते वो सभी प्राणियों में बेहतर सोच सकता है और अपने विकास के लिए, अपने बेहतर जीवन के लिए अनेकों उपायों को करता है। जी सर। तो सर, जो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है ये आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसके अंडर, मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट के अंडर आता है? देखिए, ये आर्ट्स में भी है, साथ में क्या है साइंस में भी है, क्योंकि इसमें हम लोग फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जो हड्डी के बारे, मानव के शरीर के बारे, विकास के बारे भी देखते हैं, तो इसलिए ये आर्ट्स में भी है, साइंस में भी है। दोनों तरह का ये डिग्री हमें मिलता है। जी। तो सर, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो एंथ्रोपोलॉजी में अपनी करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए जो है वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, या इसका क्या प्रोसेस हो सकता है? देखिए, पहले मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट में उनको मानव विज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी लेना होगा। इसके बाद ग्रेजुएशन की बातें, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की बातें, इस जगह पर आना होगा। जी। ग्रेजुएशन के बाद अगर वो छोड़ते हैं, पीजी तक नहीं जाते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी जा सकते हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, उसको बोलते हैं पुरातत्व विभाग, जो मनुष्य के पुराने इतिहास के बारे अध्ययन करते खुदाई के द्वारा। अच्छा। तो इस जगह पर जा सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट तक जब जाते हैं तब क्या है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो सकते हैं, साथ में हाई स्कूल टीचर, और इसके बाद अनेकों जगह जैसे कि आईएएस आईपीएस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक सिविल सर्विस के लिए बेहतर सब्जेक्ट माना गया है। जी सर। तो सर, ये जो आपने बताया कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो उसका अलग अलग ब्रांचेस भी हैं, तो इसके किस क्षेत्र में जो है वो करियर की संभावनाएं युवा वर्ग के लिए ज़्यादा हैं? देखिए, ये 3 तरह के हैं। एक सामाजिक विज्ञान, एक है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी शारीरिक विज्ञान, एक है आर्कियोलॉजी। जी। तो बोला जाए तो तीनों में ही है, क्योंकि समाज के बारे अध्ययन करना भी बहुत ज़रूरी है। आज सपोज डीसी की बातें, बीडीओ साहब की बातें, तो आप समाज के अंदर जाने की बातें, उनसे इंटरेक्ट करके उनका आने को कामों को करने की बातें, उनके बारे समझने की बातें, तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी इस साइड में काम करते हैं। जी सर। दूसरी बात है शारीरिक मानव विज्ञान या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, कि मानव का शरीर का विकास कैसे हुआ, जेनेटिक्स, थोड़ा जूलॉजी का भी सब्जेक्ट है। तो उस हालत में शारीरिक मानव विज्ञान में भी अनेकों उस साइड का माने जॉब की बातें हैं। और इसके बाद आर्कियोलॉजी में तो ज़बरदस्त है, पुराने अध्ययन की बातें, म्यूजियम की बातें, जो खुदाई करते हैं, और खुदाई में अनेकों चीज़ें मिलती हैं, मोहनजोदड़ो की बातें, है ना। तो मनुष्य के विकास खुदाई के द्वारा देखा जा सकता है। अनेकों विकास की बातें किस प्रकार तह तह करते हुए मनुष्य विकास के क्रम में आते गए हैं। जी सर। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि हम जो है वो ग्रेजुएशन के बाद भी जो है इसमें करियर की संभावनाएं हैं, लेकिन अगर हम जो है कोई भी युवा जो है वो मास्टर्स या पीएचडी करता है एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में, तो उसका करियर का संभावना कितना अधिक बढ़ जाता है और किस किस क्षेत्र में वो अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एकदम ही है। अलग बात है कि कुछ कारणवश जेपीएससी में
अभी थोड़ा सा रुका हुआ है कुछ कोर्ट केस या अनेकों बातों के चलते। जी। अदरवाइज बहुत ज़बरदस्त इसमें करियर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ में सिविल सर्विस और स्टेट सर्विस में भी IPS IAS, इसके बाद BDO CO DSP वगैरह जो स्टेट सर्विस में बनते हैं, तो इस सब्जेक्ट को लेकर आसानी से अचीव किया जा सकता है। जी सर। तो सर इसके जैसे आपने बताया, तो निजी क्षेत्र में जो है वो एंथ्रोपोलॉजी में ज़्यादा करियर की संभावना है या फिर वो सरकारी क्षेत्र में जो है? दोनों क्षेत्र में ही है, सरकारी में भी है जी। साथ में जैसे कि पर्सनल मैनेजमेंट की बातें, लाइजनिंग ऑफिसर की बातें है ना, तो जैसे कि देखते डिफेंस में लाइजनिंग ऑफिसर होता है, जो डिफेंस की बातें आर्मी नेवी एयरफोर्स, और साथ में जो पब्लिक रिलेशन की बातें, तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, लाइजनिंग ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर हो सकते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट रोल करते हैं ये लोग। कि जैसे डिफेंस की बातें, डिफेंस के लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं या अनेकों रिसर्च का काम होता है, तो इस प्रकार के लोग पब्लिक और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में एक लाइजनिंग का काम करते हैं, संबंध लोगों का डेवलप करते हैं, ताकि क्या है कि कोई भी कार्य को सुविधा से पूर्वक किया जा सके, है ना। तो इस क्षेत्र में इस प्रकार की बातें हैं। तो जैसा आपने बताया सर कि जो एंथ्रोपोलॉजी जो पढ़ते हैं वो खुदाई या फिर आर्कियोलॉजिकली भी ये सब भी काम में जाते हैं, तो जो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट इसमें फील्ड वर्क कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? फील्ड वर्क वगैरह एंथ्रोपोलॉजी कुछ भी नहीं है जी। मानव विज्ञान आप खाली थ्योरी पढ़ेंगे किताब के अंदर तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। फील्ड वर्क हम लोग करते हैं UG या PG में एक महीने का, कोई भी एरिया जाके हम लोग स्टडी करते हैं, वहाँ के मानव इतिहास के बारे, उनका कल्चर के बारे, सिस्टम के बारे, बिहेवियर के बारे, उनके संघर्षों के बारे। तो फील्ड वर्क तो मानव विज्ञान में एंथ्रोपोलॉजी बहुत ज़रूरी है ना। तो इसलिए बिना फील्ड वर्क के एंथ्रोपोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम लोग का UG PG में एक महीने का एरिया में जाके हम लोग कैंप लगाते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। जी। तो सर जब आप फील्ड वर्क पे करने के लिए जाते हैं स्टूडेंट्स को लेके, तो इस समय कुछ ऐसा होता है कि कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो या कुछ इस तरीके का? निश्चित रूप से जैसे बोलते हैं संघर्षी जीवन है। जी सर। क्योंकि अलग अलग एरिया में जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में चले गए, कहीं कि ऐसा भी होता है नक्सली एरिया में भी चले जाते हैं ना, तो ऐसा भी कुछ होता है। कहीं भाषा का भी प्रॉब्लम होता है, कहीं लोग नहीं समझ पाते हैं अपने को, कहीं तो अच्छा बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, कहीं नहीं भी होता है। तो उस जगह पर तो हमें लाइजनिंग करना पड़ता है। जो गाइड होते हैं तो हम लोग SP से या DC साहब से या वहाँ लोकल जो ग्राम के प्रधान हैं या लीडर्स लोग हैं, उनको हम लोग जाके बताते किस पर्पस से हम लोग आए हैं, आपको हानि करने के लिए नहीं, लेकिन आपके बारे बेहतर रिपोर्ट तैयार करने के लिए, ताकि हम लोग सरकार को दे सके और आपका विकास का कामों को लोग करने पाएँ। जी। तो सर अगर हम बात करें तो देश के विकास में एंथ्रोपोलॉजी का किस तरीके से योगदान रहता है और किस तरीके से युवा वर्ग जो है एंथ्रोपोलॉजी में आकर्षित पहले की तुलना में अभी ज़्यादा हो रहा है? देखिए ऐसा है कि अगर देखा जाए स्वतंत्रता के बाद तो अनेकों उथल पुथल होते चले गए हैं, और बाकी जो सामाजिक विषमताएं हैं, अभी अलग अलग रिलीजन के बीच में टक्कर की बातें हैं, और क्या है कि अनेकों इस प्रकार की स्थिति है। तो कभी कभी लड़ाई की बातें होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग की बातें होती है। तो ये जो समाज का अध्ययन अगर हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग रिलीजियन का अध्ययन करते हैं, तो रिलीजियन क्या है और मिल के रहने की बातें क्या है गांव में, शहर में, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग मोटिवेट करते, लोग को काउंसलिंग करते हैं कि जीवन और कुछ नहीं है, मेल प्रेम से अगर आप रहते हैं तो बेहतर जीवन आप जी सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि एंथ्रोपोलॉजी लोगों को मिलाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, उनके बीच के जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको हटा देने का काम करता है। जी सर। तो सर एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें रिसर्च जो है वो कितनी अहम भूमिका निभाता है? देखिए रिसर्च से ही हम कोई भी कम्युनिटी के बारे, उनके कल्चर के बारे, उनके बिहेवियर के बारे सारी चीज़ों को जान सकते हैं। जी सर। और तभी जाके क्या है कि उनका विकास की बात है। मान लें कि अभी प्रिमिटिव ट्राइब्स लोग हैं, 32 हैं अभी, है ना, तो उनका जीवन आज हम लोग चंद्रमा तक चले गए हैं, लेकिन आज भी वो प्रिमिटिव एज में ही है। वही लकड़ी लाना, वही शिकार करना, संघर्ष की बातें, थोड़ा बहुत जरूर विकास हुआ है, गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन नॉट अप टू द मार्क जितना उनका होना चाहिए। तो इसलिए उनके बारे अध्ययन करके उनका किस प्रकार का जीविकोपार्जन होगा। अब देखिए बीरहोर की बातें,
या उस प्रकार के माल पहाड़िया की बातें एक बार में आप अपार्टमेंट में उनको ला के रख देंगे, दे कैन नॉट लिव, जी सर। सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, माने उनके हिसाब से विकास के कामों को करना चाहिए। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हम लोग यही सारा चीज़ें रिपोर्ट स्टडी करके गवर्नमेंट को देते हैं, तब वो जाता है डीसी के पास, गवर्नमेंट के पास, और ब्लॉक के थ्रू से उनका विकास का काम होता है ना। तो ये इसलिए अहम भूमिका है एंथ्रोपोलॉजी का फील्ड वर्क करने में। जी, तो सर आप जो है वो एंथ्रोपोलॉजी में अपने बच्चों को लेकर बाहर भी जाते हैं, तो आपने ऐसा कभी महसूस किया कि झारखंड और अन्य राज्यों की तुलना में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एंथ्रोपोलॉजी को लेकर युवा वर्ग ज़्यादा मतलब कि अपना दिखाता है कि हाँ वो आकर्षित ज़्यादा हो रहा है? झारखंड में ऐसा है या फिर कोई अन्य? क्योंकि झारखंड में हम देखते हैं तो प्रिमिटिव ट्राइब्स जो वो ज़्यादा हैं, इसलिए। देखिए नॉर्थ ईस्ट भी जाते हैं, साथ में क्या है कि बस्तर वगैरह है ना, तो अभी भी उनका जो लाइफ स्टाइल है ना, गौड़ ट्राइब का, हाँ, तो छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़िया ये लोग भी हैं। तो अगर इसी जगह जैसे कि उरांव मुंडा हो, खड़िया संताल, ये तो मोटा मोटी झारखंड में ये हम लोग करते हैं, लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट वगैरह में हम लोग जाते हैं या बस्तर वगैरह में जाते हैं तो उनका कल्चर और भी जानने का बेहतर समझ में आता है, और चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों को करते हुए हम लोग आगे बढ़ के रिपोर्ट तैयार करते हैं और उनका बेहतर जीवन के लिए अनेकों विकास का प्लानिंग कर सकते हैं। जी, तो सर जैसे जब आप लोग फील्ड वर्क के लिए जाते हैं तो अगर कोई ट्राइब है या ट्राइबल ग्रुप है तो उनका जो है वो लैंग्वेज अलग होता है, भाषा जो होती है वो अलग होती है, तो उससे जो है बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना थोड़ा जो है वो मुश्किल हो जाता है, तो इसे आप कैसे मैनेज करते हैं? करेक्ट, हाँ, एक भाषा का भी प्रॉब्लम होता है जी, कहीं की जाने के बाद, क्योंकि उनकी भाषा हम नहीं जानते हैं, हमारे भाषा वो नहीं समझ पाते हैं जी। तो उसमें हम लोग करते हैं कि किसी को हम लोग खोजते हैं ऐसा कि हमारे भाषा को भी हिंदी मान ले हम बोलते हैं जी, और मान ले कि वो नेपाली भाषा या नॉर्थ ईस्ट का भाषा कुछ बोलते हैं, तो इस प्रकार का बीच के व्यक्ति को जो हम लोग को लाइजनिंग कर सके, है ना, तो तब जाके क्या है कि ये फील्ड वर्क हमारा संपन्न होता है। और दिक्कत तो होता है उस जगह पर जाने के बाद, लेकिन क्या है कि एक तो बोलता है हाई आईक्यू लेवल एंथ्रोपोलॉजी में करना पड़ता है। हाई आईक्यू लेवल तो क्या है कि इशारों की भाषा या कुछ ऐसा भी तो लैंग्वेज नहीं जानते, लेकिन जो बोल रहा है तो वो समहाउ कुछ ना कुछ अंदाज लग जाता है। लेकिन हम लोग क्या है बीच के लोगों को खोजते हैं कि उनका भाषा हमारे भाषा को जाने और वो हमें सहयोग करे, तब हमारा फील्ड वर्क पूरा होता है। जी, तो इसमें जो सर एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है वो सैलरी पैकेज जो है वो युवाओं के लिए कितनी तक हो सकती है? देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर होने से 75 लाख से स्टार्ट होता है ना जी, और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जाने से थोड़ा सा 75 आसपास होता है जी। और अगर IAS IPS स्टेट सर्विस में जाते हैं तो उनका तो आप जान सकते हैं कि बेहतर सैलरी होगा, है ना। तो ये सब्जेक्ट उस जगह पर भी लोगों को पहुंचाता है, स्टूडेंट को या यूथ को, तो इस प्रकार के सैलरी पैकेज उनके हो सकते हैं। जी, तो जैसा कि होता है सर कि आफ्टर 12th मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो कन्वेंशनल सब्जेक्ट जो रहते हैं पहले से चले आ रहे हैं, जैसे डॉक्टर, मेडिकल के फील्ड में हो गया या फिर इंजीनियरिंग, इस तरफ रुख अपनाते हैं कि हाँ वो हमें बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ मिलेगी। तो जो है वो इन दोनों से अलग कैसे है मतलब एंथ्रोपोलॉजी? देखिए ऐसा है कि साइंस की बातें क्यों इतने सब्जेक्ट्स, कम से कम 3 सब्जेक्ट किए गए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की बातें। तो ह्यूमन बीइंग में देखा गया, हम लोग फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं जी, कि मनुष्य का स्किल का डेवलपमेंट अलग अलग हुआ है। सब कोई साइंस या इसरो नहीं जा सकते हैं। तो साइंस का जो उनका दिमाग है, साइंस साइड में डॉक्टर, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इसरो तक जा सकते हैं। कॉमर्स वाले हैं कि बिजनेस की बातें, रुपये पैसे की बातें, तो इस प्रकार की बातें। आर्ट्स का है कि कला की बातें, अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसलिए क्या है कि ऐसा नहीं है कि इंजीनियर डॉक्टर ही बनेंगे, जिनका कैपेसिटी उस प्रकार का नहीं है। तो ह्यूमन नेचर है कि वो कुछ साइंस पढ़ सकते हैं, कुछ कॉमर्स पढ़ सकते हैं, कुछ आर्ट्स पढ़ सकते हैं ना। तो उसी हिसाब से अपना स्किल लेवल देख के इंसान या स्टूडेंट अपना करियर को चूज़ करता है या सब्जेक्ट को चूज़ करके पढ़ते हैं। तो जैसे कि आपने हमें बताया सर कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो मानव जीवन का अध्ययन होता है, तो इसके माध्यम से जो है वो समाज को समझने में एक एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट को कितनी मदद मिलती है? बहुत ज़्यादा। आज जो सामाजिक असमानताएं हैं, न्यूज़पेपर आप रोज़ देखिए, बाकी इलेक्शन के पहले की बातें, इलेक्शन की बातें, बाद की बातें,
और अनेकों उथल पुथल जो समाज में है ना, जी। मिसअंडरस्टैंडिंग अलग अलग जाति धर्मों के बीच में, आप हिंदू जनरली देखा जाए हिंदू मुस्लिम काफ़ी ज़्यादा हुआ है आगे, तुरंत सेंसिटिव कुछ सिचुएशन आ जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या है कि हम लोग अनेकों जगह गए हैं, कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं, तो हम लोगों ने दोनों ग्रुप को समझाए कि भाई एक कोई मतलब नहीं है, ये आपको कोई उकसा रहे हैं। और हम लोग ने पाया भी स्टडी के दौरान कि दोनों ग्रुप से कुछ ऐसे लोग होते हैं कि कुछ लस्ट लेके या कुछ अपना इस प्रकार का थिंकिंग कि दोनों को डिस्टर्ब करो, तो क्या उस प्रकार की बातों को करते हैं। हमने अनेकों जगह ऐसा काम किया है, दोनों ग्रुप को बैठा के मानवता के बारे उनको बताएं, सामाजिक जीवन के बारे, और कुछ भी नहीं दुनिया में, लेकिन क्या है कि अगर मिल के रहेंगे तो आप भी विकास करेंगे, उन्नति करेंगे, देश एक बेहतर जगह में जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग काम करते हैं। तो सर अगर बात करें कि जो स्टूडेंट है वो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उनका एंथ्रोपोलॉजी बस पढ़ने मात्र से पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लेवल पर क्या बेनिफिट्स उसे मिल सकते हैं? देखिए ऐसा है कि ये तो माने दोनों ही मिलता है ना। पर्सनल उसका डेवलपमेंट होता है कि ह्यूमन नेचर को डेवलप करना, है ना। आज जो अनेकों नेगेटिव चीज़ें समाज में हो रहा है ना, तो सुसाइडल केस, डिप्रेशन की बातें, आज गाड़ी अभी जैसे कि यूथ लोग इतना स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, है ना, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अनेकों जगह ये पिकनिक जाते हैं या सेल्फी वगैरह क्या क्या अनेकों चीज़ें करते हैं, तो उस हालत में क्या है, जीवन लॉस होता है ना, उनको घाटे होते हैं। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी उनको मानवता के बारे और बेहतर जीवन के बारे, कि जीवन आपका अगर होगा तो आप अनेकों चीज़ों को अपने लिए, परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए, देश के लिए कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें इस सब्जेक्ट का अचीवमेंट्स है। जी सर। तो सर जो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है वो अन्य किसी सब्जेक्ट से वो किस तरीके से मतलब अलग खुद को मतलब कि एक छात्र को डेवलप करता है? देखिए ये सब्जेक्ट जो है हम लोग का एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान, ये हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, जियोलॉजी से भी रिलेटेड है, ज्योग्राफी से भी, है ना, क्योंकि इतिहास हम लोग जैसे आर्कियोलॉजी की बातें, पुरातत्व शास्त्र या प्री हिस्ट्री के बातें, पुराने इतिहास के बातें हैं जो डेवलपमेंट की देखते हैं, तो इससे भी रिलेटेड है। साथ में इन्वायरमेंट की बातें, क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, मनुष्य क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के अंदर ही जीता है, उसके बाहर नहीं जी सकता है। तो ज्योग्राफी का कुछ पार्ट हम लोग लेते हैं, क्योंकि पर्यावरण अगर देखा जाए प्रिमिटिव एज में पर्यावरण का कोई दिक्कत नहीं था। इवन मैं सोचता हूँ कि जब मैं देखता हूँ कि बचपन जब अपने मैट्रिक वगैरह में थे, तो उस समय का पर्यावरण और अभी के पर्यावरण में काफ़ी डिफरेंस आ गया है ना। तो काफ़ी अभी पर्यावरण का नेगेटिव चीज़ें आ गई है जो मनुष्य को हानि करते जा रहा है। तो इसलिए क्या है कि अनेकों बीमारियों की बातें और ट्रीटमेंट की बातें, इस प्रकार की बातें भी होते जा रही हैं। जी सर। तो सर जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें अपने करियर बनाने के लिए कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है? देखिए एक तो है कि हाई स्किल ऑब्जर्वेशन मेथड हम लोग करते हैं ना, मेथोडोलॉजी में, रिसर्च मेथोडोलॉजी में है ऑब्जर्वेशन माने अवलोकन विधि है कि देख के भी, मनुष्य देख के भी अनेकों चीज़ों को वो अंदाज कर सकता है, स्टडी कर सकता है विदाउट आस्किंग, कुछ नहीं भी बोल के देख के भी अनेक चीज़ों को सीख सकता है। समाज के बारे, सपोज क्या है कि कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, पूजा पाठ की बातें, शादी ब्याह की बातें, मृत्यु संस्कार, जन्म संस्कार, अनेकों चीज़ें, तो पूजा पाठ की बातें, इस प्रकार की चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करके वो देख सकता है। साथ में क्या है कि हम लोग देखते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, है ना, उनके बीच में जाके उनके साथ रह के उनके जीवन शैली को जानना, सुबह से शाम तक का माने उनका रूटीन, हफ्ते भर का उनका रूटीन, तो इस प्रकार का चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो हाई स्किल भी रखना पड़ता है। ह्यूमन साइकोलॉजी की बातें, जैसे कि हम अगर फील्ड वर्क गए हैं, उसका क्या परिस्थिति है, हम सीधा चले गए यार एकदम अपना क्वेश्चन शुरू कर दिए, तो ही मे बी वेरी एंग्री समटाइम्स, है ना, पता नहीं उसका क्या संघर्ष कर रहा है, पारिवारिक क्या स्थिति है, तो हम लोग बड़ा इत्मीनान से चलते हैं। तो उसको बोलता हाई स्किल। पहले हाल समाचार की बातें, फिर उनको काउंसलिंग की बातें कैसे हैं, अनेकों चीज़ें देख के तब जाके हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं, है ना, उनका स्थितियों को देख के। जी। तो सर जैसे आपने बताया कि एंथ्रोपोलॉजी में जो स्टूडेंट है एक, वो हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ता है, साइंस के बारे में भी और कल्चर के बारे में भी,
तो इन सब के बीच में अगर स्टूडेंट उलझ जाए तो किस तरीके से जो है एक समन्वय जो हम लोग बोल सकते हैं वो बनाता है कि हाँ वो अपने करियर तक पहुंचने के लिए एक समन्वय बनाए कि हाँ वो उलझे नहीं कि हाँ मुझे हिस्ट्री भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, कल्चर के बारे में भी समझना है। देखिए ऐसा है, साइंस तो देखिए कल्चर तो तीनों जगह पर है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सभी जगह पर है। इतना ही है कि आर्ट्स का स्टूडेंट का कुछ अलग कल्चर होगा, बिहेवियर, साइंस का अलग कल्चर बिहेवियर, और आर्ट्स कॉमर्स का भी उसी प्रकार का है ना। तो देखिए तालमेल की बात तो है सभी में। देखिए एक मनुष्य क्या है कि अनेकों आर्थिक व्यवस्था की बातें है ना, तो उसको रुपये चाहिए, आवश्यकताएं अनंत है, उसको पूरा करना जरूरी है। तो कॉमर्स की बातें, आर्थिक स्थिति, कैसे हम ज़्यादा कृषि करें या आर्थिक उन्नति करें, बिजनेस करें, इस प्रकार के करके ताकि उसका आर्थिक स्थिति मजबूत हो। हिस्ट्री की बातें क्या है कि पुराने हमारे मान पूर्वजों की बातें, कैसे थे लोग, है ना, किस प्रकार का संघर्ष करते थे, विकास की बातें, बिहेवियर की बातें। तो उस हालत में उन सारे चीज़ों को भी देख के कि आज का परिप्रेक्ष्य में मनुष्य का जीवन या यूथ का जीवन क्या है, सामाजिक जीवन क्या है, तो उस हालत में उनको उससे हमें सीखना पड़ता है ताकि बेहतर जीवन की ओर हम लोग जाने का प्रयास कर सकें। जी, तो सर जो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है वो मतलब पहले के ज़माने में अगर हम लोग देखें तो एंथ्रोपोलॉजी के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी। तो अगर आज के ज़माने में हम बोले कि युवा वर्ग जो है वो एंथ्रोपोलॉजी को एज अ करियर के रूप में क्यों चुने, इसका क्या कारण हो सकता है, सबसे बड़ा कारण? देखिए एक है तो इंटरेस्ट की बातें हैं, क्योंकि अभी देखें कि अगर साइंस कॉमर्स आर्ट के स्टूडेंट्स भी होंगे, कोई भी होंगे, वो बचपन क्या बोलते हैं एक परिवार में जन्म लेता है ना। तो जन्म संस्कार की बातें परिवार में ही माता पिता के साथ परिवार में वो विकास करता है अनेकों चीज़ें। फिर बचपन से ही पूजा पाठ देखता है, अनेकों सोशल गैदरिंग की बातें, अनेकों एक्टिविटीज़ की बातें। तो इन सारी चीज़ों को देख के अनेकों अपने बारे, अपने ह्यूमन नेचर के बारे वो जानता है और उसी हिसाब से अनेकों विकास के कामों को कर सकता है। अगर क्या है कि सामाजिक जीवन नहीं होगा तो मनुष्य के जैसा नहीं होगा, है ना, वो अलग टाइप का हो जाएंगे। इसलिए कहा भी गया है मैन इज़ ए सोशल एनिमल, मानव एक सामाजिक प्राणी है। परिवार, माता पिता के अंदर, अपने नाते रिश्ते के लोगों के अंदर ही उसका विकास हो सकता है, अकेले नहीं विकास हो सकता है ना। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है इसका अध्ययन करना और समाज के बारे जानने की बातें, है ना। जी सर। तो सर एंथ्रोपोलॉजी जो है उसे मतलब कि एक जो अगर हम लोग देखें तो वो किस तरीके से आज के ज़माने में करियर के विकल्प के रूप में ज़्यादा जो है वो मौजूद है? एक देखिए बाकी तो क्या है वही जैसे कि मैंने बताया कि मनुष्य परिवार में जन्म लेता है ना, और इसके बाद अनेकों चीज़ों को सीखता है ना। सीखते हुए क्या है कि अनेकों अप्रोचेस करता है। जैसे कि आपने बोला कि शुरू से तो आदमी के एंथ्रोपोलॉजी को नहीं जानता था। मनुष्य क्या है कि वही बताए कि इसका स्किल डेवलपमेंट हुआ, सभी प्राणियों में बौद्धिक क्षमता सबसे ज़्यादा है। इसलिए क्या है वो साइंस कॉमर्स आर्ट्स सभी चीज़ों का विकास किया, सब्जेक्ट का, है ना। साइंस कुछ है, कॉमर्स कुछ है, एंथ्रोपोलॉजी आर्ट्स कुछ है। तो उस हालत में क्या है कि कैरियर चॉइस अपने हिसाब से मनुष्य करता है। और वही बताए कि एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ते हुए भी सारे लोग जानता है कि माने परिवार के बारे, माँ बाप के बारे, नाते रिश्ते के बारे, भाई बहन के बारे। तो ये तो हर आदमी करता है। तो इसलिए क्या है इजी होता है बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा एंथ्रोपोलॉजी को समझने के लिए और उस दायरे में करियर को बनाने के लिए। जी, तो धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य ज्ञान और कीमती समय आज हमारे साथ साझा किया। तो जैसा कि दर्शकों आज हमने डॉक्टर मुर्मू से जाना कि किस तरीके से एंथ्रोपोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है उसमें एक युवा जो है वो अपना करियर बना सकता है, या एडमिशन लेने से वो किस तरीके से जो मानव जीवन का है वो अध्ययन कर सकता है, चाहे वो उसके अतीत का बात हो या फिर उसकी संस्कृति या फिर अभी जो हमारा समाज है उसके बारे में, वो हर चीज़ से संबंधित जो है वो ज्ञान जो है मानव जीवन से संबंधित वो एंथ्रोपोलॉजी के ज़रिए जान सकता है। खैर आज के लिए इतना ही, अब जल्द मिलेंगे आपसे और भी है राहें के अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन अगर आप और भी है राहें के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप YouTube पर जाकर दूरदर्शन झारखंड को सब्सक्राइब करें
और जो है वहाँ पर और भी राहें के अन्य एपिसोड को वो आप देख सकते हैं। तो जल्द मिलेंगे आपसे और भी राहें के अगले एपिसोड में किसी अन्य विशेषज्ञ के साथ किसी अन्य विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए अलविदा, जोहार।